इधर पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने गुलाम नबी आजाद द्वारा कांग्रेस की सभी पदों की इस्तीफा देने के फैसले को कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कांग्रेस को अब गहन आत्ममंथन की जरूरत है। अपने आप को कैसे जीवित रखेगी, कैसे सशक्त बनाएगी, ये तो उसकी मौजूदा नेतृत्व को तय करना है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक के बाद एक हर सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है। इससे एक बात तो जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी त्रुटियां, खामियां, कमियां नज़र आ रही हैं या आती रही हैं पिछले कई सालों से और महीनों से, उस पर कोई गहन विचार नहीं हो रहा। ये कांग्रेस के लिए दुख। वो शुद्ध रूप से पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी का बुरा हाल होने का फिर से एक बार संकेत दे रहा है। जहाँ तक दूसरी तरफ बात है, अगर मैं इसको मानता हूँ कि जो जिस तरह से सामंती अहंकार चूर चूर भरा हुआ है, एक तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनके नेताओं का अहंकार एक्सीलेटर पर है। आज भी हम चाहते हैं, सभी लोग, देश भी चाहता है कि विपक्ष सकारात्मक रचनात्मक भूमिका निभाए। विपक्ष अपनी भूमिका लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से आगे संघर्ष करे, काम करे। तो इन दो खबरों के बाद आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोदी हिट और राहुल फेल। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जो कि कांग्रेस पर जानकारी देंगे, और साथ ही साथ विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया में नंबर 1 नेता के तौर पर उभरने को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। रवि, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह की खबरें लंबे समय से सामने आ रही हैं। G23 हमने गुट भी देखा, उसमें गुलाम नबी आजाद का भी नाम था। राज्यसभा से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे, और उसके बाद अब गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना और कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताना, क्या संकेत हैं आगे के लिए? बिल्कुल, देखिए, पहले आपको गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं कि अभी यहाँ क्या हालात हैं। अभी जो इनका दरवाज़ा बंद है। कुछ जम्मू कश्मीर से कुछ विधायक आए थे, कुछ लीडर्स आए थे जिन्होंने इनसे मुलाकात की है। जहाँ तक इस्तीफे की बात करें तो जो इस्तीफे में लेटर लिखा है, 5 पन्नों का एक इस्तीफा भेजा है गुलाम नबी आजाद ने, और उसमें साफ तौर पर जो लिखा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब 2013 में उनको कमान सौंपी गई थी, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसके बाद पार्टी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, और उनको लेकर भी कहा गया कि पार्टी फिलहाल चाटुकारों से घिर चुकी है, कोई बड़े फैसले नहीं हो रहे हैं, जो सीनियर लीडर्स उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो एक तरह से बड़ा आरोप और बड़ा एलिगेशन लगाया गया गुलाम नबी आजाद की तरफ से। जहाँ तक उनकी नाराजगी की बात करें, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी G23 के लीडर के तौर पर, उसके बाद से वो लगातार साइडलाइन चल रहे थे। हालांकि एक कोशिश की जा रही थी किसी तरह से कि दोनों को जो पैचअप कराया जाए, उनको दोबारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिया गया था। अभी के हालात की अगर बात करें तो अभी जिससे इस्तीफा दिया, टाइमिंग पे सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो कोई भी दिल्ली में नहीं है। चाहे वो सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, तीनों लंदन में हैं। और 28 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसके सदस्य गुलाम नबी आजाद भी थे। उससे पहले इस्तीफा देना और पूरा आरोप लगाना, जो एलिगेशन लगाए हैं, उसमें साफ तौर पर जो निशाना है, वो निशाने पर राहुल गांधी है कि राहुल गांधी के आने के बाद से कैसे पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। और भारत जोड़ो आंदोलन के लेकर सवाल खड़े किए और कहा है कि फिलहाल कांग्रेस जोड़ो आंदोलन की जरूरत है, भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत कांग्रेस को नहीं है। जी ठीक है रवि, आप बने हमारे साथ। विनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कोशिश करती रही कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के पैरेलल खड़ा किया जाए, ये बताया जाए कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी का कद है हिंदुस्तान में, वैसा ही कद राहुल गांधी का है। लेकिन आज पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो तमाम नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी तो उनके सामने कहीं टिकते भी नहीं है, जहां पर उनके पार्टी में उनका विरोध हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को देखें, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर काफी बड़ी बात है। जिस तरह से हमने देखा कोरोना संकट में, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने लीड किया, और जिस तरह से न सिर्फ जब जरूरत पड़ी तो कई मेडिसिन जो है वो दुनिया को दी। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला, उसकी काफी तारीफ दुनिया भर में हुई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन संकट में भी हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के साथ
साथ रशिया भी जो है वो बात कर रहा था, अमेरिका भी बात कर रहा था, यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो भी बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में की वैश्विक छवि थी और जिस तरह से यूक्रेन संकट के बाद हमने देखा कि जिस तरह से फूड सप्लाई चेन की बात में हुई, फूड में सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने की बात हुई और उसमें यह बात सामने आई कि भारत जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अगर जरूरत पड़ेगा तो खाद्यान्न की जो कमी है उसे भारत पूरा कर सकता है। तो निश्चित तौर पर इन सभी घटनाओं के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है, वैश्विक कद है, वैश्विक छवि है, वो काफी बढ़ा है। और जिसका उदाहरण, जिसका सबूत जो है वो जो अभी हालिया के जो रेटिंग्स आए हैं, जो सर्वे आया है, उसमें हम देख सकते हैं कि विश्व के तमाम बड़े नेताओं के बावजूद भी उसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हुए हैं। इससे पहले भी उनकी जब लोकप्रियता देखी गई थी तो कई बार भी विभिन्न सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहे थे। हमने देखा है कि न सिर्फ लोकप्रियता के मामले में, न सिर्फ विभिन्न सर्वे के माध्यम से लोकप्रियता के मामले में, बल्कि सोशल साइट्स पर भी हम देखें तो उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो काफी बड़ी है, दुनिया में सबसे अधिक है। जी, बहुत शुक्रिया विनीत और रवि, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।